Hello, class 11. Now let's come to another section of vector, that is triangle of vector addition. जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, मैं सीधा सा हिसाब है कि बेसिकली जो वेक्टर का ट्रायंगल है वो क्या बोलता है, हमें दो वेक्टर्स ऐड करने हैं, ए और बी। तो एनी हाउ उनको पहले कैसे रखो, ये ऐसे ए हो गया, ये ऐसे बी हो गया। ए और बी को ऐड करना है तो उनको हेड टू टेल रखना है, ठीक है। इसका हेड खत्म हो रहा है, इसकी टेल स्टार्ट हो गई। अब एक तीसरा वेक्टर बनाओ जिसका टेल ए के टेल से मिले और हेड बी के हेड से मिले। तो ये जो सी होगा, सी इज द वेक्टर विच इज रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ ए एंड बी। ओके। अच्छा, अब इसकी और डिटेल्स में चलते हैं। मैं यहाँ पर एक और छोटा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ, वो ये है कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स जो है वो क्या होगा। अब दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच में एंगल भी होगा, डायरेक्शन भी है तो एंगल होगा। तो पहली चीज ये समझो कि जब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हम लेते हैं तो वेक्टर्स जैसे कैसे भी रखें, सपोज ये ए है और ये सपोज बी है, ये वाला। तो सबसे पहला काम ये करो, उनको टेल टू टेल रखो, टेल टेल जोड़ दो उनको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके। जैसे इसको मैं यहाँ पर लेके आ गया, बी यहाँ पे। टेल टेल जोड़ने के बाद इनके बीच में दो एंगल बनेंगे, देखो, एक ये और एक ये वाला। सॉरी, 360 माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा लिख सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ए ये रहा और बी सपोज ये है, तो तुम ऐसे रखोगे, ये ए और ये बी। अब ये एंगल है थीटा और ये है 2 पाई माइनस थीटा। अब ये दो बातें ध्यान देने की कि जब हम एंगल बिटवीन द वेक्टर्स मेजर कर रहे हैं तो पहली बात तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कोई लेना देना नहीं, यानी हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव एंगल होता ही नहीं, पहली बात। दूसरी चीज कि ये दोनों एंगल में से दो एंगल बन रहे हैं तो हम हमेशा छोटा वाला चूज करेंगे, इधर ये वाला और इधर ये वाला। मान लो इसका अल्फा नाम रख देता हूँ, छोटा। इंटरेस्टिंगली इसमें कोई ऐसा कन्वेंशन नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मानोगे, क्लॉकवाइज नेगेटिव मानोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज, हमें छोटा वाला चूज करना है। इस तरीके से पहली एक बात तो ये हो गई कि नेगेटिव एंगल नहीं होगा, यानी कि जीरो से लेसर एंगल वेक्टर के बीच में नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, होता ही नहीं। दूसरी बात कि अगर हम छोटा चूज करेंगे तो देखो एक्सट्रीम सिचुएशन क्या आ सकती है कि बिल्कुल ये भी 180 बने और ये भी 180, कोई इश्यू नहीं, कोई सा भी चूज कर लो। लेकिन अगर इससे जरा सा भी आगे गया, सपोज ये चला गया 181, तो ये डेफिनेटली 179 होगा। तो हम कौन सा चूज करेंगे, 179, छोटा वाला। इसका मतलब वेक्टर बिटवीन एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 180 से ऊपर नहीं जाएगा और जीरो से नीचे नहीं जाएगा। तो थीटा जो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है दैट इज बिटवीन 0 to 180 डिग्री। ये फिक्स ध्यान रहे, 0 से 180 के बीच में होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। इससे आगे ज्योमेट्री में होते हैं ऑफकोर्स 180 से ऊपर, लेकिन वेक्टर्स में नहीं होते। एक बार मैंने टेल टू टेल रखने को बोला, इसके केस में एक चीज मैं समझाता हूँ, देखो यहीं पर, फिर नेक्स्ट मैं इस पर कैलकुलेशन बताऊंगा। अब ये मैंने बोला ए और बी कैसे रखें, हेड टू टेल। देखो, एंगल जब निकाल रहे हैं तो टेल टू टेल रख रहे हैं और जब एडिशन करना है तो हेड टू टेल रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे एंगल कैसे पता लगाएंगे भाई, चलो आते हैं। एक काम करो, बी का एक पैरेलल वेक्टर यहाँ बना दो, ये रहा बी। एक पैरेलल वेक्टर उठा के यहाँ भी रख सकते हैं। अब ये जो एंगल तुम्हें दिख रहा है, ये जो भी है, ये थीटा। ऐसे ही इस लाइन को आगे खींचता हूँ, ये भी थीटा बनेगा, देखो वो लाइन ऐसे और ये लाइन ऐसे, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा होगा। तो ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हो गया यहाँ पे इन दोनों के केस में। ए और बी अगर हेड टू टेल देखेंगे तो थीटा इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। और यहाँ पर एक और चीज आएगी, वो आएगी, मान लो सी का ए से एंगल अल्फा, उसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल जो यहाँ पर थीटा होगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्लियर। अब इसका डिस्क्रिप्शन हम समझते हैं कि
ट्रायंगल लॉ को हम मतलब इसका एनालिसिस जो है एनालिटिकल स्टडी करते हैं। पहली बात तो यहाँ पर ये समझ लो कि जैसे मैं वेक्टर ए लूंगा तो ये इसका मैग्नीट्यूड उसको मैं लिखूंगा स्मॉल ए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लिखूंगा स्मॉल बी, और सी का मैग्नीट्यूड लिखूंगा स्मॉल सी। तो मुझे यहाँ पे इतना सा करना है कि ये मैंने ए बना दिया, ये मैंने बी बना दिया, और ये सी हो गया। अब कुछ नहीं, ज्योमेट्रिकल सारी डिस्कशन होगा। देखो ये पॉइंट मान लो P है और ये पॉइंट Q है इस ट्रायंगल में, और ये पॉइंट R है। तो सबसे पहली चीज तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे C का जो मैग्नीट्यूड है, लेंथ माने PR जो लेंथ है, मुझे वो निकालनी है। वेक्टर वेक्टर में कुछ नहीं जानता अभी। मैं ये जानता कि मुझे A की लेंथ पता है, यहाँ पे B की लेंथ पता है, और मुझे C की लेंथ निकालनी है, और मुझे ये एंगल भी पता है थीटा। तो मैं यहाँ से एक लाइन आगे खींचता हूँ, तो और यहाँ से एक नॉर्मल डाल, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल डाल दिया। अब जरा ध्यान से देखो, ट्रायंगल PNR एक राइट एंगल ट्रायंगल है PNR, उसमें PR² इज इक्वल टू PN² प्लस NR², राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा PN फर्दर देखो, PN है PQ प्लस QN, तो PR का स्क्वायर बना PQ प्लस QN का होल स्क्वायर प्लस NR का होल स्क्वायर। अब जरा थोड़ी देर के लिए इधर लौट आओ, इस राइट एंगल ट्रायंगल Q, ये Q है, QNR, QNR में जो ये NR है इसकी लेंथ कितनी है, B है, ये एंगल थीटा है। अब जरा ध्यान से देखो इस इक्वेशन में QN, PQ तो मुझे पता है, PQ कितना है A, मुझे QN और NR नहीं पता। QN और NR इस ट्रायंगल में फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, QN बाई QR, QN बेस QR हाइपोटेनस, ये बन गया cos थीटा। तो QN बन गया QR cos थीटा, और QR की वैल्यू कितनी है, B, देखो ध्यान से देखो, B cos थीटा। अच्छा QN आ गया, अब NR पे आते हैं। NR अपॉन QR इज इक्वल टू NR परपेंडिकुलर, QR हाइपोटेनस, हो गया साइन का थीटा। NR इज इक्वल टू QR साइन थीटा। NR QR है B साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे QN की वैल्यू भी आ गई और NR की वैल्यू भी आ गई। अब सिर्फ हमें वैल्यू रखनी है और आंसर निकालना है। PR कौन है, C का स्क्वायर, PQ क्या है A, QN क्या है B cos थीटा, B cos थीटा का होल स्क्वायर, NR क्या है B sin थीटा, B sin थीटा का होल स्क्वायर। C² बराबर A² प्लस, ये तो सिंपल स्क्वायर है, आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम एनीवन, प्लस 2AB cos थीटा प्लस B² साइन स्क्वायर थीटा। C² में बस एक काम हम यहाँ पे करेंगे, B² cos स्क्वायर थीटा प्लस B² साइन स्क्वायर थीटा, इसको साथ लिख दो, प्लस 2AB cos थीटा। तो यहाँ इन दोनों में B² कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आएगा अंदर क्या बचेगा भाई, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये अपन को नर्सरी क्लास से पता है 1 होता है। तो इस टर्म का ओवरऑल रिजल्ट जो होगा दैट विल बी B²। करके बताना है या नहीं, ओके। C² इक्वल्स टू A² प्लस B² कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2AB cos ऑफ थीटा। अब ये 1 हो गया,
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा सी स्क्वायर हो गया। तो सी फाइनली क्या होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये हमारा सी वेक्टर को ऐड करने का तरीका यहाँ पे आता है, राइट। अब यहाँ लगे हाथ एक हम ये भी कर लेते हैं कि ये जो अल्फा है, इस अल्फा की इंपॉर्टेंस क्या है वो देखो। कौन सा है अल्फा, सी का ए के साथ एंगल, ये रहा सी का ए के साथ एंगल। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है देखो, जब ए और बी को जोड़ोगे, ए और बी तो खत्म हो गया, सी बन जाएगा अकेला। अब हमें ए का पता था, ए अलोंग एक्स एक्सिस था, मान लेते हैं कि ये एक्स और वाई एक्सिस है। लेट्स अज्यूम कि ये एक्स और वाई एक्सिस है। ए अलोंग एक्स एक्सिस था, बी एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे था। अब सी अल्फा एंगल पे, तो अल्फा में पता नहीं है। मान लो इस सिचुएशन में हमें अल्फा निकालना। अल्फा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फा के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैं दोबारा से बनाता हूँ नेक्स्ट फाइल में। देखो ये है पी क्यू, ये क्यू आर, ये वेक्टर ए, ये बी, और ये रहा सी। ये एंगल था थीटा, ये है अल्फा। अब देखो करना क्या है, वापिस से वही ट्रायंगल पकड़ेंगे पॉइंट एन। मैं एक काम करता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल पी एन आर मुझे सबसे सूटेबल इसमें ये दिखता है। देखो पी एन आर ट्रायंगल जो है, ये पी एन आर में दोबारा से बनाएगा, पी एन आर। तो ये एंगल है अल्फा, ये लेंथ है ए। अब जरा ध्यान से देखो, ये पी एन आर, ये पॉइंट हो गया क्यू यहाँ पे। तो पी एन आर में टेन अल्फा बराबर एन आर अपॉन पी एन। अब पी एन जो है, पी एन अपने आप में अकेला तो है नहीं, टेन अल्फा एन आर अपॉन पी क्यू प्लस क्यू एन। अब अभी हमने निकाला एन आर था बी साइन थीटा, पी क्यू था, अब पिछले वीडियो को रेफर कर सकते हो, ए प्लस पी क्यू ए था, क्यू एन था बी कॉस थीटा। ये हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ गया टेन अल्फा, यानी कि सी का मैग्नीट्यूड भी आ गया और उसकी डायरेक्शन भी आ गई। तो सी कंप्लीट वेक्टर की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गई है, बराबर है। इसके बेसिस पर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ये अल्फा दिखा रखा है। पैरेललोग्राम पे मैं बाद में आता हूँ, पॉलीगॉन लॉ पे भी नहीं आता। अभी एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी मैं बाद में लूंगा, पहले मैं एक काम करता हूँ कि इसमें एक दो क्वेश्चन इसको उठा लेंगे, ठीक है। बहुत सीधे सीधे, ज्यादा मुश्किल नहीं। देखो प्रॉब्लम नंबर 20 देखो। There are two force vectors, one of 5 Newton, other of 12 Newton. At what angle the two vectors should be added to get resultant of 7, 17, 15? बहुत शानदार है, इजी सा सवाल है। हमारे पास दो वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड है 5 और 12, ठीक है भाई। तो जो ए है, ए इज 5 और बी जो है वो 12 है। अब हमें सी की कंडीशन दे रखी है, पहली है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों लिख लें। पहली 17, 7 और 13, ठीक है। सी की वैल्यूज जो पॉसिबल है वो क्या क्या है, 17, 7 और 13। ये कब कब पॉसिबल है, इसमें इन्होंने एंगल की कोई कंडीशन नहीं रखी। तो हम आते हैं सी बराबर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। पहली कंडीशन सी कितना चाहिए, 17। तो 17 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर
+2 × 5 × 12, हमें बस थीटा ही नहीं पता। देखो 17 का स्क्वायर हुआ कितना आएगा, 15 स्क्वायर 25, 16 256 और ये आएगा 289। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 144 प्लस 12 का स्क्वायर 5×10 120 कॉस ऑफ थीटा। 25 प्लस 144 को सॉल्व करते हैं, 289 माइनस 25 प्लस 144 हो जाता है 169। 169 इज इक्वल टू 120 कॉस थीटा। ये आया 0 और 2, 120 इज इक्वल टू 120 कॉस ऑफ थीटा। 1 से 1 कैंसिल, कॉस थीटा हो गया 1। 160 289 माइनस 160 आएगा 120, इधर भी 120 है, 1 हो जाएगा कॉस थीटा 1। कॉस थीटा 1 व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0। भाई सिंपल सा सवाल था, वैसे को बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं था। 12 और 5 17 होते हैं ना भाई। भाई दोनों वेक्टर्स एक डायरेक्शन में काम करेंगे, 12 और 5 मिलके 17 हो जाएंगे। फॉर्मूले से ये आराम से आंसर आ रहा है। दूसरा ऑप्शन 7, फॉर्मूला हमने वही लगाना है। 7 जो आ रहा है वो कैसे आ रहा है, चलो 180। देखो, अब जो 7 आ रहा है हम लिखते हैं भाई, हम सी से चालू करेंगे। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये होगा 7 का स्क्वायर और कितना था, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 2 × 5 × 12 × कॉस ऑफ थीटा। 7 स्क्वायर 49, ये हो गया 25, 144 प्लस 120 कॉस थीटा। ये तो भाई 169 होगा। 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 120 कॉस थीटा। इंटरेस्टिंगली ये माइनस 120 आ गया। ये 120 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू -1। कॉस थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, व्हेन थीटा इज 180। 180 मतलब एक इधर और एक इधर, 12 इधर 5 इधर। सिंपल बात है, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 13 का भी निकालेंगे, वो 90 डिग्री आएगा उसमें। ठीक है, तो एक सीधा सा सिंपल सा एप्लीकेशन वेक्टर एडिशन का। ओके, बाकी थोड़े से मुझे थोड़ा लेवल हायर लग रहा है, अभी इसकी बात नहीं करते। और क्वेश्चन देख सकते हैं हम इसको। यूनिट सम ऑफ टू यूनिट सम ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं, थोड़े ज्यादा है। मतलब हम कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कि मैंने बोला कि कोई वेक्टर ऐसा है, जैसे कि ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज हम लेते हैं तब। बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल मैं अपनी तरफ से देता हूँ। C इज इक्वल टू A प्लस बी। अब बताने वाले ने बोला कि मॉड ऑफ A मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ C सेम। उसको उल्टा भी कह सकता हूँ मैं कि A और B का मैग्नीट्यूड 10 है, C का भी 10 है। क्या ये पॉसिबल? तो मान लेते सबका 10 ही मान लेते। अब क्या ये पॉसिबल है, देखते हैं। तो वेक्टर के हिसाब से तो ये सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हो गया 10 का स्क्वायर, ये भी हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 10 × कॉस ऑफ थीटा। 100 इज इक्वल टू 100 प्लस 100 प्लस 200 कॉस थीटा। 100 से 100 गया ऊपर, यहाँ बचा 0। 100 प्लस 200 कॉस थीटा, ये आ गया -100 इक्वल्स टू 200 कॉस थीटा। -100/200 बराबर कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आती है -1/2। ये होती है जब थीटा की वैल्यू 120 डिग्री हो तो।
लेट अस चेक कि ये पॉसिबल है क्या, ये ए है और बी मैंने ऐसे बना दिया कि यहाँ पे ये 120 का एंगल है तो ये 60 हो जाएगा। ये बी बना दिया, ए और बी की लेंथ सेम है, एंगल 60, और सी मैंने ऐसे बना दिया। अब बहुत सोचने समझने की बात है कि तीनों की लेंथ सेम है तो कैसा ट्रायंगल बन जाएगा, इक्विलेटरल। कोई भी जो वेक्टर का सम पॉसिबल है अगर उनको उठा के तुम ट्रायंगल बना सकते हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है, ये जैसे सिचुएशन है कि दो वेक्टर्स का सम, उनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन जो रिजल्ट आए वो तीसरा वाला उनके भी सिंगल इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड सेम, क्योंकि जो क्या बोलते हैं ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल बन सकता है और बन ही रहा है। व्हाट इट से इसके बाद हम एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। देखो अब एक बार बाद में इसमें भी हमने ये बोला जो भी टाइप का ट्रायंगल बन सकता है उस टाइप के वेक्टर्स का सम कैलकुलेटर हो गया। 90 डिग्री तो पॉसिबल होता ही है। आइसोसेलेस लेते हैं, मतलब इसमें दो की वैल्यू सेम। जैसे मान लो कि मैं ऐसे के बोलता हूँ कि कोई ए है उसकी वैल्यू है 10 और कोई बी है उसकी वैल्यू है 6, तो सी जो है 6 हो सकता है। ये तो अगर ट्रायंगल के हिसाब से देखें तो पॉसिबल है। ये ए रहा, ये बी और ये सी। अब वेक्टर के हिसाब से देखते हैं पॉसिबल है कि आइसोसेलेस बनाना देखते हैं। मतलब हम कैसे चेक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जो हमारा कॉस थीटा थीटा जो है वो वैलिड वैल्यू है। कॉस की वैल्यू -1 से +1 के बीच में कुछ भी आती है तो बिल्कुल सही है, उसके अलावा कुछ आती है तो हमारा आंसर गलत है, मतलब जो कह रहे हैं वो गलत है। अब इसको चेक कर लेते हैं। सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। सी कितना है भाई, 6 का स्क्वायर। ए कितना है, 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 6 इंटू कॉस थीटा। ये 6 स्क्वायर यहाँ से समाप्त हो गया। 0 100 प्लस 120 कॉस थीटा माइनस 100 इज इक्वल टू 120 कॉस थीटा। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स देखो हमें क्या चेक करना है, ये आ गया कॉस थीटा आया -10/12 यानी कि -5/6। अब हमारी रेंज में है तो ठीक है, एंगल जो भी आएगा उसकी अलग बात है, वो हम अलग ही निकाल सकते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू इस रेंज के बाहर नहीं जा सकती, -1 से लेस और +1 से +1 से कम रहेगी और -1 से ज्यादा रहेगी। तो -5/6 इस रेंज में आता है तो इसका मतलब ये पॉसिबल है, ये वाला एंगल थीटा होगा क्योंकि ये ए है और ये बी। ये निकाला हमने। गॉट इट। तो इस तरह से ट्रायंगल लो। अभी तो मैंने सिंपल से एग्जांपल्स लिए, बाकी इसमें अच्छे एग्जांपल भी होते हैं, मॉड्यूल में भी बने हुए हैं कई सारे क्वेश्चंस। तो कहीं कंफ्यूज नहीं होना, सीधा सिंपल सा लॉ है, इसको सीधा लगाना है। कॉस थीटा की वैल्यू समझ में आनी चाहिए कि कॉस थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। वैल्यू नॉट नेसेसरी, मेरा -5/6 है, तुम्हारा 7/17 भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस -1 से नीचे और +1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। चलो थैंक यू।